नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक बेहद खास मेहमान से, जो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर भालचंद्र शिंदे जी हैं। और उनसे हमने पहले भी चर्चा की है दूसरे फंड्स के बारे में, लेकिन इस वक्त पर क्योंकि मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड का एनएफओ चल रहा है, जो कि 8 मई से लेकर 22 मई तक ओपन है, तो इस फंड पर विशेष तौर पर उनसे बात करेंगे और बाकी जो बातें हैं मार्केट के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, डेफिनेटली उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। आपसे बात करना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी और बहुत सारी बातें उसमें निकल कर आई। उसके बाद में हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सारे सवाल पूछे और जो कन्वर्सेशन हुआ था उसको लेकर भी काफ़ी अप्रिसिएट किया था। तो आज भी मैं सेम क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, मतलब फंड को लेकर तो पूछूंगा ही, लेकिन पहला सवाल, आप जैसे विद्वान सामने हों और मैं ये ना पूछूं कि मार्केट को लेकर किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो शायद गलत होगा। तो पहला सवाल सिंपल कि इक्विटी मार्केट आउटलुक कैसा है? तो हमारे हिसाब से तो इक्विटी मार्केट आउटलुक बहुत ही बेहद अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है, लाइक ईरान पीस डील, इंडिया यूएस डील। ये सारे डील्स पॉजिटिव ट्रिगर्स क्रिएट करेंगे और मार्केट्स को न्यू हाइस तक लेके जा सकती है। ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रा फंड की, तो पहला सवाल तो सिंपल सा है, कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं? इसको अगर आप अपनी भाषा में समझा दें हमारे व्यूअर्स को, और ये कैसे वैल्यू फंड से अलग हो सकते हैं? तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी मीन्स क्या रहता है कि जो कंपनी है या सेक्टर है या थीम है विच इज़ आउट ऑफ फेवर, ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स इग्नोर कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। और वो वैल्यू इन्वेस्टर्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर दैट कंपनी इज चीपर देन और बेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। और कॉन्ट्रा इन्वेस्टर एक क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू माइट बी एनीथिंग, बट ये राइट कंपनी है, सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, सब कुछ अच्छा है, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स शायद बहुत लेट होने की वजह से कंपनी कुछ भी प्राइस एक्शन में फैक्टर नहीं कर रही है। तो कॉन्ट्रा में वैल्यू सबसेट होता है और कॉन्ट्रा कैन बी एनीथिंग। अच्छा। कभी मोमेंटम, कभी स्मॉल कैप। तो कॉन्ट्रा में इनफैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि कुछ भी चीज जो फेवर में नहीं है दैट बिकम्स कॉन्ट्रा, क्योंकि कॉन्ट्रा इज अ रिलेटिव टर्म। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यू एक फैक्टर है, हाँ, है ना? पर यहाँ कॉन्ट्रा में आप कह रहे हैं कि क्वालिटी भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो दूसरा सवाल इससे निकल कर आता है कि क्या ये समय कॉन्ट्रा के लिए सही समय होगा, जब हमने देखा है कि मार्केट अपने पीक से काफ़ी नीचे है? वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या है कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करना ये सही समय रहेगा उसके लिए? हाँ, क्योंकि मार्केट इटसेल्फ इज एट कॉन्ट्रा, क्योंकि मार्केट के सारे जैसे अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट एट मोर देन 10%, फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत अच्छे लेवल पे है। तो एक ही फैक्टर जो हमें अफेक्ट कर रहा है इस क्रूड प्राइसेस। ओके। एक बार वो क्रूड प्राइसेस जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे हैं उस हिसाब से अगर नीचे आते हैं तो हमारे मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रिगर्स अपने आप दिखने चालू होंगे। अच्छा, तो फिर ऐसे में चलिए ये बात भी मान ली आपकी कि कॉन्ट्रा फंड जो है उसमें सही समय है, बट अगर हम मोतीलाल ओसवाल की फिलॉसफी की बात करें, हाई कन्विक्शन हाई ग्रोथ, तो आपका ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच रहती है हमेशा। हाँ। और कॉन्ट्रेरी स्टाइल में मतलब ऐसा हो गया कि जिसपे आउट ऑफ फ्लेवर है, जिसपे बाकी इन्वेस्टर्स का, फंड मैनेजर्स का ध्यान नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये मतलब क्या कहना चाहिए कि एक तरफ हम ग्रोथ की बात करते हैं और दूसरे हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर थोड़ा लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है जब तक कि उसका समय नहीं आता है। नहीं, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारे कंसेंसस से अलग है, अच्छा, तो उसको हम कॉन्ट्रा समझेंगे। ओके। और हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ग्रोथ फोकस्ड ही रहेगा। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है हाई कन्विक्शन हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी, तो उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनीज ही सुपर नॉर्मल काइंड ऑफ अ ग्रोथ दिखाती है। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रा बेट ली है तो बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा, जब तक वो समय आएगा उसके बाद वो सेक्टर चलेगा, स्टॉक चलेगा। आप कह रहे हैं कि वो ग्रोथ फोकस्ड स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में इस तरह से। एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी क्रूड प्राइसेस $110 पे है, तो क्रूड एज ए इनपुट
बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जैसे ही क्रूड नीचे जाएगा तो वो सेक्टर्स रिवाइवल जल्दी दिखा देंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। तो दो सेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रा। अच्छा, मैंने आपके प्रेजेंटेशन में बात देखी कि आपने कहा है कि अराउंड 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको सब फंड्स में मिल जाते हैं अक्सर। तो ज़्यादा करके मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट करें तो वो 50 स्टॉक्स का जो वेटेज है वो काफ़ी रहता है पोर्टफोलियो में। हाँ। तो इस फंड की अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड की, तो यहाँ पर क्या हमें उस तरह के स्टॉक्स कम देखने को मिलेंगे? हाँ, क्योंकि हमारा अप्रोच टोटली अलग है और जो मार्केट में स्कीम्स अवेलेबल है वो कॉन्ट्रा वैल्यू फोकस्ड है और हम कॉन्ट्रा ग्रोथ फोकस्ड रहेंगे। तो हम वही कंपनीज देखेंगे जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है बट मार्केट के फेवर में नहीं है या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। अच्छा, एक सवाल ये था कि पहले तो सेबी के जो मतलब डायरेक्टिव्स के हिसाब से एक फंड हाउस के पास में या तो वैल्यू फंड हो सकता था या फिर कॉन्ट्रा फंड हो सकता था, पर अब क्योंकि दोनों तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। आपने हालांकि पहले ही बताया कि वैल्यू स्टाइल अलग है और कॉन्ट्रा जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग है, पर क्या एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा और वैल्यू दोनों फंड्स हो सकते हैं? और मेरा क्योंकि क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम देखेंगे तो कॉन्ट्रा फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, वैल्यू में ज़्यादा फंड्स हैं, कॉन्ट्रा में कम हैं। पर क्या किसी इन्वेस्टर ने यदि पहले से वैल्यू फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपने पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा को भी शामिल कर सकता है? हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रा आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देगा। जैसे आपने भी मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो स्कीम्स में डालते हैं उनका एक्सपोजर ओवरऑल 50 कंपनीज में ही आता है। ये कॉन्ट्रा हमेशा बॉटम अप अप्रोच पे रहेगा, तो इसमें कंपनीज हमेशा अलग मिलेगी आपको। और इनफैक्ट क्योंकि कॉन्ट्रा लेवल पे हम लेते हैं तो कॉन्ट्रा आपके एक जर्नी ऑफ कंपनी पूरी कवर कर देता है, तो उसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आइडिया सिलेक्शन अगर अच्छी हो तो कॉन्ट्रा में हमेशा रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। ओके, तो फिर अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉन्ट्रा फंड्स बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने भी हैं या दूसरे फंड से बात करें तो मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड कैसे कोई यूनिक स्ट्रेटेजी होगी या कैसे दूसरों से अलग अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा? तो हम दो चीज़ें रख रहे हैं। जैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, दैट पैरामीटर इज नॉन नेगोशिएबल। और जब कॉन्ट्रास्ट कोई आइडिया जनरेट करते हैं तो उसमें हम माइलस्टोन्स रखेंगे, जब से फिर मालूम पड़ेगा कि कोई माइलस्टोन अचीव हो रहा है कि नहीं और वो कोई कॉन्ट्रा आइडिया वर्क कर रही है कि नहीं। ये क्यों रखेंगे? क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी आइडिया में ज़्यादा पेन ना हो। अगर वो आइडिया वर्क नहीं कर रही है तो जल्दी बाहर निकले, और जो आइडिया वर्क कर रही है उसके साथ हम बहुत लंबे समय तक रह पाए। अच्छा, लेकिन एक बात और मैंने देखी आपके प्रेजेंटेशन में, मैं देख रहा था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का काफ़ी फोकस था आपके। अगर स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर क्वालिटी की आपने बात की, तो क्या ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, जैसे वॉरेन बफेट ने भी बताया है या इन्वेस्टमेंट गुरुज ने बहुत सारे जगह पे बताया है कि कोई भी अच्छी कंपनी पहले अपने कैश फ्लोज पे फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमेशा पहले ही दिखते हैं, तो वो इंटरनल ग्रोथ अचीव करने के लिए हमेशा इंटरनल कैश ज़्यादा रेस करते हैं। तो कैश फ्लो को जितना आप रेस करोगे उतना ही आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो। और उसका एक प्रमाण ये भी रहता है कि अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी सारा का सारा रियलिस्टिक बिजनेस क्रिएट कर रही है, कोई भी आर्टिफिशियल बिजनेस क्रिएट नहीं हो रहा। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो क्वालिटी हो गई, मतलब देखा जाए ना। अगर उनके पास कैश रिच कंपनी है तो मतलब ओके। उसके अलावा बाकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो तो हमेशा आप बात करते ही हैं कि आपका एक फोकस अप्रोच रहती है कि क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही जो आइडियाज़ हैं आपके वो एप्लीकेबल होंगे, राइट? हाँ, क्योंकि क्वालिटी कंपनी हमेशा ग्रोथ को एम्पलीफाई करेगी। क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर समझो टर्न अराउंड दे रहा है, 10-12% का ग्रोथ दे रहा है, तो एक वीक कंपनी मैक्स टू मैक्स 1 टाइम ग्रोथ देगी। क्वालिटी कंपनी अपने कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से आपका ग्रोथ 3 गुना 4 गुना कर देता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा अच्छा रहता है वो कंपनी का, इसीलिए रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो किस तरह का होगा? मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स
काफ़ी होंगे, मतलब वेल डाइवर्सिफाइड होगा या फोकस अप्रोच रहेगी यहाँ पर? नहीं, हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो ही रहेगा। ओके। तो 30 to 35 कंपनीज रहेंगी। अच्छा। बट हमारे हिसाब से भी 30 इज इनफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके। उसके ऊपर जो भी होता है वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ही रहता है। तो 25-30 कंपनीज के बीच में ही मॉडल पोर्टफोलियो रहेगा। पर ऐसे में यदि हम बात करें कि यहाँ पर मार्केट कैप्स के हिसाब से, मतलब ये एग्नोस्टिक अप्रोच होगी, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। हम देखते हैं अक्सर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, और करना भी चाहिए, कि डाइवर्सिफाइड फंड्स, वो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप फंड, इस तरह से शुरुआत करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड या तो मिलता है या फिर बहुत छोटी मात्रा में मिलता है, या कई बार नहीं भी होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक कोर पोर्टफोलियो में, हम सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ मतलब थीमेटिक सेक्टर आप कभी कभी ऐड करते हैं, निकलते हैं, चेंज करते हैं, पर क्या हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स जिनकी मैंने बात की, उनके साथ में एक कॉन्ट्रा फंड को भी ऐड करना चाहिए? हाँ, क्योंकि कोर स्ट्रेटेजी में कॉन्ट्रा रखेंगे तो एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा। अच्छा। नहीं तो बाकी सारे स्कीम्स में आपको टॉप 50 कंपनीज का ही एक्सपोजर मिल रहा है। हाँ। तो आप कोर पोर्टफोलियो में आप रखें कॉन्ट्रा को, ऐसा आप हाँ, बोल रहे हैं ना? अगर हाँ, मेरे पास में 3 फंड है, एक लार्ज मिड है, एक मतलब मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, तो एक कॉन्ट्रा फंड भी होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और बताइए कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, हालांकि काफ़ी बात हमने कवर की है, पर फिर भी जो आपकी यूनिक अप्रोच होगी, किस तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन होगा, तो उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि क्यों उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में करें तो थोड़ा बहुत एक मतलब थीमेटिक के हिसाब से या सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थोड़ा कॉन्ट्रा को ऐड कर लेते हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, कोर पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड रह सकता है, वो बात बहुत क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यही आती है कि अगर कॉन्ट्रा मुझे रखना है तो कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रा फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड को शामिल किया जाए, तो वो और क्या विशेषताएं हो सकती हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स को इस स्कीम के बारे में सोचना चाहिए? तो जो मार्केट में स्कीम्स अवेलेबल है वो कॉन्ट्रा वैल्यू फोकस्ड है। अच्छा। और ज़्यादा इंडेक्स हकिंग है। ओके। हमारी जैसे स्कीम्स रहती है, हम ज़्यादा एक्टिव रेशियो मेंटेन करते हैं। ओके। और हमारी ज़्यादा बॉटम अप अप्रोच होने की वजह से आइडियाज़ अलग ही रहती है। ओके। तो आपको एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन हमारे स्कीम में ज़्यादा दिखाई देगा। ओके। और क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रा ग्रोथ फोकस्ड रहेंगे, तो उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स प्ले होते वक्त री रेटिंग फैक्टर्स का जो ट्रिगर्स रहेगा वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ओके। तो इसीलिए हमारा वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स श्योर शॉट रहेगा। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी हम 700 काइंड ऑफ कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे। ओके। उसमें से मोस्टली वही कंपनीज देखेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर्स इग्नोर कर रहे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उसमें फिर वही कि क्वालिटी पैरामीटर्स पे सबसे बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करके उसमें से 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाएंगे। ओके। अच्छा, अभी आपने कहा कि कोर पोर्टफोलियो में रहेगा, आपका कॉन्ट्रा फंड रह सकता है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, तो किसी का अगर 10 साल 20 साल का भी होराइजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रखने में। अच्छा, कोई और बातें आप बताना चाहें, या फिर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ऐसे वक्त पर इन्वेस्टर को क्या गलती नहीं करनी चाहिए? जो स्कीम लॉस कर रही है या कोई भी आइडिया में आपका लॉस हो रहा है, उसमें से जल्दी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपको उसके ऊपर और एनालिसिस करके ये देखना चाहिए कि वेदर दैट स्कीम इज इम्प्रूविंग, या वो आइडिया आपकी काम कर सकती है या नहीं। अगर करने की प्रोबेबिलिटी है तो इट इज़ बेटर स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि आप इन आइडिया हॉपिंग करते रहोगे तो जब वो आइडिया टर्न अराउंड हो रही रहती है तो वो वाला पोटेंशियल आप हमेशा मिस करोगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, हमेशा देखता हूँ कि रिसेंसी बायस कहते हैं ना, कि जो भी देखते रिसेंट में परफॉर्म किया, चाहे वो मार्केट कैप की बात हो, असेट क्लास की बात हो, है ना, सिल्वर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे तो वहाँ इन्वेस्ट कर लिया, गोल्ड में कर लिया, इक्विटी से निकल गए, और उसका नुकसान यही होता है जो हमने देखा 21 से 24 में इक्विटी में रैली हुई, बट बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ही नहीं थे उस वक्त पर, उन्होंने लेट एंट्री की। तो इस तरह की जो गलती होती है वो कई बार देखी जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पर अगर आपको ये लगे कि किसी सेक्टर में या किसी, बल्कि सेक्टर की बात तो हम नहीं करेंगे, उसमें तो पता नहीं कौन सा सेक्टर इन्वेस्टर ने लिया हुआ है, पर कोई डाइवर्सिफाइड फंड है, फिलहाल वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो स्टाइल काम नहीं कर रहा है, तो इन्वेस्टर को थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हाँ। तो एनीवे, आपने मार्केट के बारे में ये सवाल आपसे जरूर पूछता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है फंड मैनेजमेंट तो एक चीज़ है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है इतना लंबा ओवरऑल मार्केट को लेकर या इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को लेकर,
तो आपकी गाइडेंस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। पर आखिर में लास्ट में एक और सवाल आपसे कि इस कॉन्ट्रा फंड को लेकर इन्वेस्टर्स को किसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या उन्हें एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए या ऐसे मार्केट में लमसम में भी कर सकते हैं? और कोई भी बात आप बताना चाहें जिससे हमारे व्यूअर्स को उसका फ़ायदा मिले तो आप प्लीज़ बताइए। श्योर। जैसे मैंने कहा कि मार्केट इटसेल्फ एट कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी, तो इसीलिए लमसम से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके। और हमारा पोर्टफोलियो मार्केट में जो अवेलेबल है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हम रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड रहेंगे। सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स टैप करेंगे और डाइवर्सिफाइड इस हिसाब से करेंगे कि सारे काइंड ऑफ मार्केट्स में चले। तो ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर को फोकस करेंगे, कि फोकस फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा रहेगा और एक ही एम्फोसिस रहेगा कि बेस्ट क्वालिटी कंपनी ले और जिसमें क्वालिटी हमेशा अच्छी हो, कंसिस्टेंसी अच्छी हो, वैसे वाली कंपनीज ज़्यादा सिलेक्ट करें, ताकि जब एम्पलीफाइड ग्रोथ दिखाई दे तो वही रिटर्न में भी ट्रांसलेट हो पाए। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जब आप जैसे विद्वान मिलते हैं तो डेफिनेटली सवाल पूछना तो हमारा हक बन जाता है। मुझे उम्मीद है जो भी आपने आज जानकारी यहाँ पर शेयर की है इससे हमारे व्यूअर्स काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो हमने आज शिंदे सर से काफ़ी बातें की और मार्केट आउटलुक को लेकर किस तरह से बिहेवियरल बायसेस जो होते हैं उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनता है और क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रा फंड के बारे में किस तरह से फंड्स काम करते हैं और कैसे मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड मैनेज होगा, इसे वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, उस पर चर्चा की। तो 8 मई से लेकर 22 मई तक एनएफओ इसका ओपन है और उसके बाद भी, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है, तो एक बार फिर से रीओपन होगा कंटिन्यूअस सेल परचेज के लिए। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड नहीं है या फिर आप इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसे समझिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में इसे एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कोई भी आपके सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कोई सवाल का जवाब यदि आज नहीं मिला है तो वो भी शिंदे सर से लेकर आपके पास पहुंचा सकूं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।